Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स के बारे में, जिसमें कि हमने कल क्लोज सिस्टम के बारे में देखा था कि क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वर्क डन की वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होती है। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले आज एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे। आइडियल गैस को कवर करने वाले हैं हम, वो इसलिए कवर करेंगे क्योंकि आइडियल गैस एक बार हमें पता चल जाएगा ना कि हाँ इस चीज़ को किस तरीके से करते हैं, आइडियल गैस क्या होती है, तो आगे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस की अगर बात की जाए तो आइडियल गैस होता क्या है। आइडियल गैस जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हमें दिमाग में ये आना चाहिए उसी टाइम कि जितनी भी गैसेस जो कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हैं गैसेस फॉर्म में, उनको क्या कहते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। जो गैसेस नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में, उनको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं। इनकी एक ख़ास बात ये है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही नेग्लेजिबल होते हैं। उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, होते तो हैं बहुत लिटिल अमाउंट में होते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आइडियल गैस की ये खास बात होती है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और जितने भी गैसेस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, उनको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, वाटर वेपर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे क्या है, आइडियल गैस के एग्जाम्पल्स हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, आइडियल गैस के एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे CO2 भी लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है, आर्गन एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी जो जितनी भी गैसेस हैं जो कि नेचुरली पाई जाती हैं, ठीक है, जो नेचुरली पाई जाती हैं, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आइडियल गैस के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है, आइडियल गैसेस होती हैं, और इनकी एक खास क्वालिटी की बात की जाए तो वो क्या है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। इक्वेशन देख लेते हैं आइडियल गैस की। इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू MRT। PV इज इक्वल्स टू MRT, ये क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशन है, आइडियल गैस की इक्वेशन है। अब यहाँ पे P क्या है, V क्या है, वो भी देख लेते हैं। P क्या है, P जो है प्रेशर है। अगर मान लेते हैं हम कि कोई अगर पॉट ले सकते हैं आप, कोई एक स्पेस ले सकते हैं, अगर उस स्पेस में क्या है कि गैसेस भरी हैं, उनका प्रेशर, गैसेस का प्रेशर क्या है, P है। P क्या है, हो गया यहाँ पे प्रेशर हो गया। प्रेशर किसका, प्रेशर ऑफ द गैस। V अगर मान लेते हैं, V उसका वॉल्यूम है, तो क्या हो गया, V वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके बाद M जो है, M की बात की जाए तो M क्या हो जाता है, मास हो जाता है किसका, गैस का ही। R जो है, R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। और T क्या है, टेम्परेचर है उसका। T क्या है, T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ गैसेस। बात समझ में आ गई होगी कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू MRT होती है। कोई कंटेनर है, कोई स्पेस है, वहाँ पे अगर उसमें गैसेस भरी हुई है, गैस कोई भरी हुई है, उसका प्रेशर P माना, वॉल्यूम उसका V अज्यूम किया, मास जो है उसका स्मॉल m है, R हमने क्या माना है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट माना है, और T क्या है, उस गैस का टेम्परेचर है। जो गैस उसमें भरी गई है वो किस टेम्परेचर पे है, T वो डिनोट करता है। तो PV इज इक्वल्स टू MRT, ये आइडियल गैस की इक्वेशन हो गई। ध्यान क्या देना है, यहाँ पे R जो है वो R क्या है, वो R कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, ना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है।
दो चीज़ें होती हैं, एक हमने देखा क्या, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। यहाँ पे जो m के साथ जो आता है MRT, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम यही चीज़ देखें कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, R बार से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, R बार से। R बार इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R बार। और अगर जैसे कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट लिख के दे देता है। ध्यान से देखना एक बार कि क्या होता है, सीधे सीधे बोल देगा कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, वो बोल देता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो आप इनमें से कोई एक चीज़ कैलकुलेट करो, और गैस का नाम दिया होता है। ठीक है, सपोज किया हमने कि नाइट्रोजन गैस दे दी, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर इतना दे दिया, उसका मास इतना दे दिया, उसका टेम्परेचर कुछ दे दिया, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी है और पूछ रहा है वॉल्यूम निकालो। फिर से एक बार देखते हैं मैंने क्या बोला है, कि उसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरी है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भरी है। वहाँ पे उसका जो प्रेशर है वो क्या है, P है। P की कोई वैल्यू दी हुई है, ये मान लेते हैं P की कोई वैल्यू गिवन है। ठीक है, टिक मतलब गिवन है, P की वैल्यू दी हुई है, मास उसका दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर उसका दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है और बोल रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हम क्या लेते हैं, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम निकालो, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, PV इज इक्वल्स टू MRT। आइडियल गैस की बात हो रही है, वहाँ पे कोई ना कोई गैस दी होगी जो कि आइडियल गैस होगी। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। प्रेशर हमें दिया हुआ है, M दिया हुआ है, T दिया हुआ है, वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, और क्या निकालना है हमें, R निकालना है। R कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे हमें दिया क्या है, R बार दिया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो R बार दिया हुआ है, तो जो R होगा, जो R हमें यहाँ पुट करना है, वो क्या करेंगे, हम R बार करेंगे, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय ये जो N2 है उसका मास। N2 मतलब नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28। बात समझ में आ रही है। N क्या होता है, N कितना होता है, 14 होता है, तो N2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और R की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस देखा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस देखा है। कंफ्यूज नहीं होना है कि R क्या होता है या R बार क्या होता है। R बार की वैल्यू जो है रट लेनी है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन होती है। राइट, ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, आइडियल गैस की इक्वेशन के बारे में देख लिया। अब आइडियल गैस की इक्वेशन जो है वो कई कंडीशंस में लग सकती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस ये है फॉर्मूला तो बस यही लगाएंगे जी, लगाना तो यही है, लगाना यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए थोड़ा अलग तरीके से इसको लगाएंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसको भी रेज ही कर देते हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन हमें पता है क्या है, PV इज इक्वल्स टू MRT। ये क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशन है। अगर पहली कंडीशन हम देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, M और R जो है वो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। R तो हमें पता है गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये क्या है, R गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हमने अज्यूम कर लिया, क्योंकि मास जो होगा, ये मास जो है वो भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक नंबर आ जाएगा जिसको कि हम कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम T को इधर लाएं तो इधर M इंटू R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमने C से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चीज़ वही है, आइडियल गैस इक्वेशन
चीज़ वही है, बस थोड़ा सा उसको क्या किया, इधर उधर उसको सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया, ये पोर्शन इधर कर दिया और कांस्टेंट वाला टर्म उधर कर लिया। इससे क्या होगा कि जब कभी भी अलग अलग कंडीशंस दी होंगी तो उसको हम आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर दो आप कह सकते हो कि अगर दो गैसेस हैं, दो कंटेनर में गैसेस भरी हुई हैं, एक का प्रेशर क्या है P1 है, V1 है वॉल्यूम, टेम्परेचर T1 है, और दूसरे में जो क्या है P2 प्रेशर है, V2 प्रेशर है और T2 टेम्परेचर है। P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर, ये किसका है, पहले का है। ठीक है, पहले बॉक्स में डिनोट कर देते हैं। और दूसरा जो है, दूसरी गैस जो है उसका प्रेशर P2 है, उसका वॉल्यूम जो है V2 है और उसका टेम्परेचर T2 है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों गैसेस को कंपेयर करना हो, जैसे कि P1 V1 T1 दिया हुआ है, P2 V2 दिया हो लेकिन T2 पूछ रहा हो, या फिर इन तीनों में से कोई दो पैरामीटर दिए हों, ये तीनों दिया हो, या फिर इनमें से तीनों दिया हो, इनमें से कोई एक मिसिंग हो, तो हम क्या करेंगे, आइडियल गैस, वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आइडियल गैस लिखा होना चाहिए। देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, राइट। P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी होगी, अगर एक टर्म मिसिंग है, एक कोई भी चीज़ अगर पूछ रहा है इनमें से, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर बोला हो कि वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये सारी कंडीशन हम किसके लिए देख रहे हैं, आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं। ठीक, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अच्छे से पता है, अगर दो चीज़ें कांस्टेंट होती है, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो तो P1 इज इक्वल्स टू P2 हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो T1 इज इक्वल्स टू T2 हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे हम, P1 इज इक्वल्स टू P2 करेंगे तो इक्वेशन क्या है हमारी, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। P1 से P2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है भाई, कट जाएंगे आराम से। बचेगा क्या यहाँ पे, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। ये किसके लिए आ गया, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ये आपकी क्या थी, दूसरी कंडीशन थी। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में बोला होगा कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर है वहाँ पे, और V1 T1 दिया होगा, V2 भी दिया होगा और T2 पूछ लेगा, या फिर कोई भी तीन चीज़ें दी होंगी और चौथी चीज़ पूछ लेगा, और वहाँ पे लिखा होगा प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल्स टू P2 लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सी, ये चीज़ें इतनी बेसिक है, लेकिन एक बार आप समझ लोगे ना तो कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं, मैं गारंटी देती हूँ। बड़े ईजिली, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे P1 इज इक्वल्स टू P2 दिया था, अगर वॉल्यूम सेम कर दिया जाए तो इट मीन्स कि V1 इज इक्वल्स टू V2 अगर बोल दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, सेम इक्वेशन फिर से लिखेंगे। ये जो पहली हमने इक्वेशन, इसी से सारा कुछ करना है, इसी इक्वेशन से है, आइडियल गैस इक्वेशन से है। तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 V2 बाई T2। V1 V2 इक्वल है, कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, P1 बाई T1 P2 बाई T2। ये किसकी इक्वेशन आ गई, किस केस में, जब वॉल्यूम सेम है। उसी तरीके से हम देखते हैं अगर टेम्परेचर सेम है, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। T1 इज इक्वल्स टू T2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो कांस्टेंट प्रेशर होता है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है आइसोबैरिक प्रोसेस, तो कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दोनों सेम होते हैं। उसी तरीके से जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मीन्स कि इसको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल
प्रोसेस कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये चीज़ हो गई किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में। एक और पॉइंट देख लेते हैं, एडियाबैटिक का केस देख लेते हैं। एडियाबैटिक मतलब क्या होता है, वहाँ पे हीट जो ट्रांसफ़र है वो क्या है, ज़ीरो होगा। जो Q की वैल्यू लेते हैं, जो हीट की वैल्यू होगी एडियाबैटिक के केस में वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ये ध्यान रखना है। तो एडियाबैटिक के केस में ये इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या आएगी। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। यहाँ पे वैसे हीट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया है कि वहाँ पे एडियाबैटिक का केस कब जब भी पूछेगा तो वहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, PV/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हमें पता था अच्छे से कि PV/T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, एडियाबैटिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV⁻γ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और गामा जो है यहाँ पे वो क्या है, CP/CV होता है। ठीक है, CP/CV मतलब कांस्टेंट जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का रेशियो जो होता है वो गामा होता है। V की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, यहाँ से अगर V की वैल्यू निकाली जाए तो V क्या हो जाएगा, C × T/P। इट मीन्स कि जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, T/P के। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे T/P रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे, T रेज़ टू द पावर गामा, P रेज़ टू द पावर गामा, अलग अलग तोड़ लेते हैं इसको, और अगर P की ये P है यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट लिखो, C लिखो, कोई बात नहीं है। T रेज़ टू द पावर गामा है ही, P रेज़ टू द पावर गामा इनटू P को नीचे लाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी चीज़ को और सॉल्व करते हैं, T रेज़ टू द पावर गामा डिवाइड बाई P रेज़ टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर यहाँ पे T1, T2, P1, P2 के टर्म्स में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इधर लिखती हूँ, अगर T1 और P1 के फॉर्म में लिखा जाए, T2 और P2 के फॉर्म में, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, T1 रेज़ टू द पावर गामा डिवाइड बाई P1 रेज़ टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 रेज़ टू द पावर गामा डिवाइड बाई P2 रेज़ टू द पावर गामा -1। इसको सीधे सीधे कैसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं इसको, T1/T2 रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 डिवाइड बाई P2 रेज़ टू द पावर गामा -1। इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जो हम फॉर्मूला हमें याद भी है और बहुतों को पता भी होगा, इसी चीज़ को और आगे थोड़ा सा करते हैं, T2/T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, P2/P1 रेज़ टू द पावर गामा डिवाइड बाई गामा -1। ये किसकी बात हो जाएगी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होगी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आइडियल गैस के बारे में आज हमने देखा। इस तरीके से अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात की जाए तो सब कुछ सेम होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, गामा की जगह हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे गामा को n से, तो जो T2/T1 की वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, P2/P1 रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाई n-1। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो n की वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच में वैरी करती है, 1 और गामा के बीच में।
1 से गामा के बीच में n की वैल्यू लाई करेगी और गामा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से हमेशा बड़ी होती है। गामा की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी और n की जो वैल्यू होगी वो 1 और गामा के बीच में लाई करेगी। 1 से बड़ी होगी और गामा से छोटी होगी n की वैल्यू। n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए n, और गामा वाला जो केस होगा वो किसके लिए होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। आई होप आइडियल गैस की इक्वेशंस जितनी भी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो भी क्लोज सिस्टम था, क्लोज सिस्टम में जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनके लिए क्या फार्मूले बनते हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी देखेंगे। उसके बाद डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।